Good morning, students. I am Dr. Mamta Sharma, your biology mentor. Welcome to Word Student School. Today, I will discuss with you the other organelles of the cell. I have discussed with you in the first part about the cell organelles of the endomembrane system. There were 4 organelles there. Number 1, endoplasmic reticulum. Number 2, Golgi apparatus. Number 3, vacuoles, and number 4, lysosomes. Today we will discuss the other cell organelles present inside the cell. So the other cell organelles are mitochondria, plastids, chloroplast, ribosomes and nucleus. So we will discuss these organelles today, and we will discuss it one by one. So let us start with the mitochondria. Mitochondria, also known as powerhouse of the cell. Mitochondria, also known as powerhouse of the cell. माइटोकॉन्ड्रिया को हम माइटोकॉन्ड्रियन भी कहते हैं, सिंगुलर. अनलेस स्पेसिफिकली स्टेन्ड आर नॉट इजिली विजिबल अंडर द माइक्रोस्कोप. क्या मतलब हुआ इस बात का कि माइटोकॉन्ड्रिया इफ दे आर नॉट स्टेन्ड, अगर स्टेनिंग नहीं की गई सेल की, तो आपको माइक्रोस्कोप में माइटोकॉन्ड्रिया जो हैं दे आर नॉट इजिली विजिबल. इजिली ये विजिबल नहीं होते. द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया per cell is variable depending on the physiological activities of the cell. देखिए, पावर हाउस ऑफ द सेल है माइटोकॉन्ड्रिया. एनर्जी प्रोडक्शन में, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन में होते हैं, और पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं. तो ये जो नंबर है माइटोकॉन्ड्रिया का, ये वेरी करता है. कैसे वेरी करता है? इट इज बेस्ड ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज डन बाय द सेल. सेल के अंदर जितनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं उसके बेस पे माइटोकॉन्ड्रिया की प्रोडक्शन होती है. राइट? तो डिस्कस करते हैं आगे. सो नेक्स्ट इज माइटोकॉन्ड्रिया होता कैसा. सी द डायग्राम. माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर. पहली ऑर्गेनेली आई है जो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर की है. विद द डबल मेम्ब्रेन का मतलब वन आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन है, दूसरी इनर मेम्ब्रेन है. डिवाइडिंग इट्स ल्यूमन डिस्टिंक्टली इनटू 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स, द आउटर कंपार्टमेंट एंड द इनर कंपार्टमेंट. क्या मतलब है? माइटोकॉन्ड्रिया एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. देखिए, डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है. फर्स्ट आउटर मेम्ब्रेन, सेकंड इनर मेम्ब्रेन. और ये क्या कर रही हैं? ये दोनों जो मेम्ब्रेन्स हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ये क्या कर रही हैं? जो ल्यूमन है, ल्यूमन जो है उसको किस में डिवाइड कर रही हैं? 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स में. और 2 एक्वस कंपार्टमेंट्स कौन सी हैं? एक है आपकी आउटर कंपार्टमेंट और एक है आपकी इनर कंपार्टमेंट. ठीक है जी. तो इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद ए डेंस होमोजेनस सब्सटेंस कॉल्ड द मैट्रिक्स. ये है आपकी इनर कंपार्टमेंट. इनर कंपार्टमेंट जो 2 मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, इसने आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स हैं, और इसने क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया ल्यूमन को आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट में. ये पढ़ेंगे आगे अभी सारा. तो जो आउटर कंपार्टमेंट है दैट इज फिल्ड विद ए डेंस होमोजेनस सब्सटेंस नोन एज मैट्रिक्स. आउटर कंपार्टमेंट किसके साथ फिल्ड है? मैट्रिक्स के साथ. आउटर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विद मैट्रिक्स. नाउ द आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली. आउटर मेम्ब्रेन जो है वो क्या बनाती है? कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग और बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेली. और जो इनर मेम्ब्रेन है, ये आपकी जो ऑर्गेनेली की जो आउटर लिमिटिंग बाउंड्री है, दैट इज फॉर्म्ड बाय द आउटर मेम्ब्रेन. सी द स्ट्रक्चर. आउटर मेम्ब्रेन का फंक्शन देखने इन मेम्ब्रेन्स के क्या है? आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कॉन्टिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री. कॉन्टिन्यूअस, ये लिमिटिंग कॉन्टिन्यूअस बाउंड्री जो है
दैट इज फॉर्म्ड बाय द आउटर मेम्ब्रेन, और इनर मेम्ब्रेन क्या बना रही है, दैट फॉर्म्स ए नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड द क्रिस्टे टुवर्ड्स द मैट्रिक्स। अंदर ल्यूमन में क्या था, मैट्रिक्स था, मैट्रिक्स के अंदर क्रिस्टे बन रहे हैं। ये देखिए ये क्रिस्टे हैं, ये जो इनफोल्डिंग्स है ना अंदर, सच टाइप ऑफ इनफोल्डिंग्स, दीज आर नोन एज क्रिस्टे, इन्हें क्या कहते हैं, क्रिस्टे कहते हैं। एंड दीज देख इनका फंक्शन क्या है, देखिए हर चीज जो भी हम इसमें कोई भी स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे वी विल डिस्कस इट्स फंक्शन, अदरवाइज कोई भी ऐसी चीज की प्रेजेंस नहीं है। तो क्रिस्टे क्या करते हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो क्रिस्टे हैं दे इंक्रीज द सरफेस एरिया। द टू मेम्ब्रेन्स, कौन सी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन कहाँ होती है, जो ऑर्गेनेली की कॉन्टिन्यूस बाउंड्री बनाती है, और इनर मेम्ब्रेन जो है क्रिस्टे बनाती है। तो दोनों मेम्ब्रेन्स जो है दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक एंजाइम्स, इन दोनों मेम्ब्रेन्स के पास अपने अपने एंजाइम्स है। वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एसोसिएटेड विद द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन, जो किसके साथ एसोसिएट, दोनों मेम्ब्रेन्स के अपने एंजाइम्स हैं। ये एंजाइम्स किसके साथ एसोसिएटेड हैं, दे आर एसोसिएटेड विद देयर माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन। सो माइटोकॉन्ड्रिया very important from the examination point of view, that mitochondria are the sites of aerobic respiration। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, दे आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। क्यों, ये एनर्जी करेंसी है सेल की, ये पावर हाउस है सेल का। दिस इज नॉट एनर्जी करेंसी, कौन होता है, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलिए आगे देखते हैं अब। So next organelle is plastids. So mitochondria is clear, it is a double membrane structure. Plastids किसमें मिलते हैं, सभी प्लांट सेल्स में होते हैं, and euglenoids। very important कि plastid is the organelle which is present in the plant cells। plant cells में plastids present होते हैं as well as in the euglenoids। अब ये कैसे, they are easily observed। हमने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया आर नॉट easily observed until and unless they are properly stained। लेकिन जो प्लास्टिड्स हैं they are easily observed under the microscope as they are large। तो प्लास्टिड्स क्या होते हैं, लार्ज इन साइज होते हैं, so they are easily visible under the microscope। they bear some specific pigments। तो ये जो प्लास्टिड्स होते हैं इनमें कुछ पिगमेंट्स होती हैं, जो पिगमेंट्स हैं वी नो दैट पिगमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग कलर टू द प्लांट। तो प्रेजेंस ऑफ कलर, जो कलर होते हैं प्लांट्स के, दे आर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन पिगमेंट्स इन देम। कौन देता है ये पिगमेंट्स, प्लास्टिड्स। सो दिस वाज द फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स। तो स्ट्रक्चर हम आगे डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट इज इन द क्रोमोप्लास्ट। देखिए क्रोमोप्लास्ट, प्लास्टिड्स की 3 टाइप्स होती हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में क्या है, फैट सॉल्युबल कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। फैट सॉल्युबल, एक होते हैं वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स, एक फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल जो पिगमेंट्स हैं कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स, कौन सी है, कैरोटीन, ज़ैंथोफिल एंड अदर्स आर प्रेजेंट। तो ये हमें पता होना चाहिए कि क्रोमोप्लास्ट में क्या है, carotenoid pigments जो हैं they are present। this gives the plant, part of the plant a yellow, orange और red color। ये जो क्रोमोप्लास्ट होते हैं these are the pigments present in the plant, they give color to the plant such as red, yellow, right। so ल्यूकोप्लास्ट जो है कलरलेस प्लास्टिड्स है। ये हम प्लास्टिड्स की टाइप्स पढ़ रहे हैं कि जो प्लास्टिड्स हैं they are of 3 types, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कौन है, कलरलेस प्लास्टिड्स। कलरलेस प्लास्टिड्स है ऑफ वेरिड शेप्स एंड साइज विद स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स। इनमें क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स स्टोर्ड होते हैं। तो जब प्लास्टिड मैंने कहा कि इजीली ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप बिकॉज दे आर वेरी लार्ज इन साइज, तो इसके टाइप्स पहले डिस्कस किए हमने। अब हम आगे चलते हैं। अमाइलोप्लास्ट, ये नाम ही बताता है, अमाइलोप्लास्ट जो है, अमाइलो
अमाइलो से पता लगता है कि क्या स्टोर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स कौन से स्टोर करते हैं, स्टार्च। स्टार्च किस में प्रेजेंट होता है, पोटैटो में। इलेयोप्लास्ट ये ऑयल स्टोर करते हैं और फैट स्टोर करते हैं, और एल्यूरोप्लास्ट ये क्या स्टोर करते हैं, प्रोटीन्स स्टोर करते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द क्लोरोप्लास्ट ऑफ द ग्रीन प्लांट्स आर फाउंड इन द मीजोफिल सेल्स ऑफ द लीव्स। जब हम लीफ का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो हम वही पता लगता है वहाँ पे मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ पढ़ो तो आपको वहाँ मीजोफिल सेल्स का पता लगेगा। The chloroplast, majority of the chloroplast is present in the mesophyll cells of the leaf. Now these are lens shaped, कैसे होते हैं, lens shaped, oval, spherical, discoid और even ribbon like organelles होती हैं having variable length and width। तो इतना याद करने की तो ज़रूरत नहीं है, हाँ शेप्स पता होनी चाहिए कि लेंस शेप्ड, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और रिबन लाइक ऑर्गेनेली है। तो इतना तो पता होना ही चाहिए एटलीस्ट क्लोरोप्लास्ट के बारे में। आगे देखते हैं। देयर नंबर वेरीज फ्रॉम 1 per cell of the Chlamydomonas, a green alga, to 20 to 40 per cell in the mesophyll। कहते हैं इसका नंबर जो है क्लोरोप्लास्ट का, द नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल वेरीज फ्रॉम 1 cell to other cell। कहता है 1 नंबर है इन द क्लामाइडोमोनास ग्रीन एल्गा, 20 to 40 पर सेल प्रेजेंट होते हैं इन द मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल जो सेल्स होते हैं लीव्स के उसमें 20 to 40 पर सेल प्रेजेंट होते हैं, और ग्रीन एल्गा में कितने हैं, 1 पर सेल। लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया की जब भी बात होगी दे आर डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स, वैसे ही होंगे हमारे क्लोरोप्लास्ट, दे आर आल्सो डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड। ऑफ द टू द इनर क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो पता होने चाहिए कि क्लोरोप्लास्ट में सिमिलैरिटी क्या है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में दोनों डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स हैं। सेकंड क्या है, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन जो है रिलेटिवली लेस परमिएबल है। रिलेटिवली लेस परमिएबल, हमने सेमी परमिएबल जब पढ़ी थी तो उसमें हमने ये सारे फंक्शंस पढ़े हुए हैं। सो नेक्स्ट इज द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन। जब माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था तो एक आउटर मेम्ब्रेन थी, एक इनर मेम्ब्रेन थी। मैंने बताया था जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, और जो उसमें मेम्ब्रेन में माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मैट्रिक्स होता है, और जो इनर मेम्ब्रेन है वो फोल्ड्स बनाती है जिसे कहते हैं क्रिस्टे। ये बात हुई थी। तो जो स्पेस है विच इज लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। नाउ आई एम डिस्कसिंग विद यू द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, उसको कहते हैं स्ट्रोमा। देखिए इधर, दिस इज स्ट्रोमा, दिस इज द डायग्राम ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के डायग्राम में देखिए ये है आउटर मेम्ब्रेन और ये है इसकी इनर मेम्ब्रेन। तो ये जो स्पेस है लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट दैट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, एंड नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड द थाइलाकोइड्स प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा। देखो जी, मैंने कहा क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इज आल्सो ए डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो इसकी जो स्पेस है लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन, ये जो स्पेस है लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा, और नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स, अब ये है आपके, ये मेम्ब्रेनस सैक्स है, फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स, इन्हें क्या कहते हैं, थाइलाकोइड्स कहते हैं। ये थाइलाकोइड्स कहाँ प्रेजेंट है, स्ट्रोमा में। इनर मेम्ब्रेन में क्या है, स्पेस है, उसे कहते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसे कहते हैं थाइलाकोइड्स। देखो जी, ये थाइलाकोइड्स किस तरह से हैं, विच आर जस्ट लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स। जैसे कॉइन्स के पाइल्स होती है ना, आप एक कॉइन के ऊपर ये कुछ लग रहा है ना, कॉइन्स की पाइल्स हैं, तो इस तरह से ये थाइलाकोइड्स स्ट्रोमा में अरेंज्ड होते हैं। फाइन, और इनको क्या कहते हैं, ग्रेना।
ये जब thylakoids, when the thylakoids are arranged like the piles of a coin, they are known as grana, और सिंगुलर है इसका ग्रेनम। इसको इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स भी कहते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जिसमें हम डिस्कस किए हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड का स्ट्रक्चर है जिसमें हमने डिस्कस किए हैं टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। नाउ वी हैव डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो उसमें हमें पता है डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर है, इनसाइड क्या है, स्ट्रोमा है, उसके अंदर पाइल्स हैं, कॉइन्स के पाइल्स हैं, उन्हें थाइलाकॉइड्स कहते हैं। ये थाइलाकॉइड्स कहाँ अरेंज्ड होते हैं, स्ट्रोमा में अरेंज्ड होते हैं। आगे चले। इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेले। फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमेले कनेक्टिंग द थाइलाकॉइड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेना। ये देखिए, ये है, ये भी थाइलाकॉइड है, ये भी थाइलाकॉइड है। इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स। ये फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कनेक्टिंग द, these are called the stroma lamellae. They connect the thylakoids of different grana. The membrane of the thylakoid enclose a space called lumen. ये जो थाइलाकॉइड के बीच में स्पेस है उसे कहते हैं ल्यूमन। Stroma of the chloroplast contain enzymes required for the synthesis of carbohydrates and proteins. जब हम इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे तो पहले देखेंगे आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन। इसका जो अंदर जो स्पेस है विच इज कवर्ड बाय द इनर मेम्ब्रेन, दैट इज स्ट्रोमा। थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट लाइक द पाइल्स ऑफ ए कॉइन एंड ईच इज सिंगुलर, इसको कहते हैं ग्रेनम। And the two thylakoids are connected to each other by the ये मैंने अभी बताया था आपको, स्ट्रोमा लैमेले। और इसके अंदर क्या होते हैं, जो स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का, that contains certain enzymes which are required for the synthesis of carbohydrates and proteins. तो जो प्लास्टिड्स है ये प्लांट में क्यों होता है, ये हमें थोड़ा क्लियर हो गया, बिकॉज इट हैज सर्टेन पिगमेंट्स विच इम्पॉर्ट डिफरेंट कलर टू द प्लांट्स। ठीक है जी, चलें आगे। इट ऑल्सो कंटेन स्मॉल डबल सर्कुलर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। क्वेश्चन आता है कि डबल मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर कौन सा है, कि स्मॉल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स एंड राइबोसोम्स। इस पे क्वेश्चन आता है कि कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है विच कंटेन डबल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स, दैट ऑर्गेनेली इज क्लोरोप्लास्ट। माइटोकॉन्ड्रिया पे क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, विच ऑर्गेनेली हैज डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल, क्लोरोप्लास्ट। Chlorophyll pigment are present in the thylakoids. The ribosome of the chloroplast, जो राइबोसोम्स होते हैं क्लोरोप्लास्ट के, ये स्मॉलर होते हैं 70s देन द साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम्स 80s। ठीक है जी, तो आपने थोड़ा सा देखा होगा इसमें कि हमने बात की है, हमें अब तक यही पता था कि 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, 80s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में। लेकिन यहाँ मैं कह रही हूँ कि राइबोसोम्स ऑफ द क्लोरोप्लास्ट आर स्मॉलर, कि क्लोरोप्लास्ट में अपना उनका डबल सर्कुलर डीएनए है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए उनका अपना। Chloroplast is the organelle which has its own double stranded DNA as well as the ribosomes. So can I say the ribosomes of the chloroplast are smaller 70s and ribosomes we know they are present also in the cytoplasm, they are 80s. ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। Ribosomes are now the ribosomes. राइबोसोम्स के बारे में हमने जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा तो हमने वहाँ राइबोसोम्स पढ़े थे, जिसके मैंने ये भी बता दिया था कि राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। सो राइबोसोम्स आर ग्रैनुलर। ग्रैनुलर क्या होता है, ग्रेन्स। जैसे ग्रेन्स होते हैं ना, वैसे व्हीट ग्रेन ग्रेन्यूल्स होते हैं,
ये राइबोसोम्स वैसा होता है, इस तरह का होता है ये राइबोसोम। तो मेम्ब्रेन ऑफ द थाइलाकॉइड इनक्लोज स्पेस, जो मेम्ब्रेन होती है थाइलाकॉइड्स की, उसमें एक स्पेस होता है, जो भी स्पेस की हम बात करेंगे ना ऑर्गेनल में, दैट इज कॉल्ड ल्यूमन। द स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंटेन एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। वी हैव डिस्कस्ड दिस, आगे चलते हैं। So we have discussed all these things, no? Let me. We have discussed this thing now. Nucleus. So ribosomes we have discussed many times. Ribosomes are present in prokaryotes as well as in eukaryotes. In prokaryotes 70S ribosomes are present, and in eukaryotes 80S ribosomes are present, right? Now the very important and the last organelle is the nucleus. Nucleus is a cell organelle which was discussed, जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, ओवरव्यू ऑफ द सेल डिस्कस किया था, आई डिस्कस्ड विद यू अबाउट द रॉबर्ट ब्राउन, नेम ऑफ रॉबर्ट ब्राउन, साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस एक वो, एज इट इज अ सेल ऑर्गेनेली विच वॉज डिस्क्राइब्ड बाय सर रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। लेटर द मटीरियल ऑफ द न्यूक्लियस स्टेन्ड बाय द बेसिक डाइज वॉज गिवन द नेम क्रोमैटिन बाय फ्लेमिंग। इसी रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर देखा, उसी मटेरियल को न्यूक्लियस के स्टेन किया गया बेसिक डाइज के साथ, और उसको क्या नाम दिया गया? क्रोमैटिन। किसने नाम दिया? फ्लेमिंग ने। जो न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया उसको बेसिक डाइज के साथ स्टेन किया गया, और उसको स्टेन करके फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया? क्रोमैटिन। ठीक है जी, करते हैं अभी आगे डिस्कस। इंटरफेज न्यूक्लियस, इंटरफेज हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे, तो इन दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इंटरफेज न्यूक्लियस। इंटरफेज न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस ऑफ ए सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग। जब सेल का न्यूक्लियस डिवाइड नहीं कर रहा होता तो उसमें हाईली एक्सटेंडेड एंड एलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन होती है जिसे कहते हैं क्रोमैटिन, एंड वन और मोर स्पेशल बॉडीज होती हैं जिसे कहते हैं न्यूक्लियोलाई। जो इंटरफेस न्यूक्लियस है, हम न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं, तो हमें एक स्टेज पढ़नी है पहले। वो स्टेज कौन सी है? इंटरफेस न्यूक्लियस। इंटरफेस न्यूक्लियस क्या होता है? nucleus of a cell when it is not dividing. At that time when the cell is not dividing, it has highly extended and elaborate nucleoprotein fibers called chromatin fibers and one or more special bodies called nucleoli. जब सेल नहीं डिवाइड करता तो उस समय क्या प्रेजेंट होती है? न्यूक्लियोप्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसे क्या कहते हैं? क्रोमैटिन। क्रोमैटिन कहते हैं, और वन और मोर स्पेशल बॉडीज प्रेजेंट होती हैं जिन्हें कहते हैं न्यूक्लियोलाई। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या बताता है? हैज रिवील्ड दैट, देखिए न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो न्यूक्लियस जो है दैट द न्यूक्लियर एनवेलप विच कंसिस्ट ऑफ टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स विद अ स्पेस बिटवीन 10 to 50 नैनोमीटर कॉल्ड द पेरीन्यूक्लियर स्पेस। ये है आपका न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप किसका बना हुआ है? आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन का। तो न्यूक्लियर एनवेलप के किसका बना है? टू पैरेलल मेम्ब्रेन्स with a space between them, and the space between two parallel membranes are outer membrane and inner membrane, and the space between the two membranes is called perinuclear space, right? So that forms a barrier between the materials present inside
the nucleus and that of the cytoplasm. The nucleus is surrounded by envelope which is known as nuclear envelope. Nuclear envelope is made up of two, outer membrane and the inner membrane. The space between the two membranes is called perinuclear space. ठीक है जी. अब ये जो पेरीन्यूक्लियर स्पेस है, ये जो आपका न्यूक्लियर एनवेलप है, ये क्या है? बैरियर है. दिस इज अ बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट. ये जो जितना भी मटेरियल आपका न्यूक्लियस में प्रेजेंट है उसको सेपरेट करता है उस मटेरियल से विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म. द मटेरियल विच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म is separated from the material which is present inside the nucleus by the nuclear envelope. अब थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं बात को. आउटर मेम्ब्रेन, ये है जो न्यूक्लियर एनवेलप आपका किसका बना है? आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन का. आउटर मेम्ब्रेन यूजली रिमेन कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. पीछे आ जाएं, हमने जब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा था मैंने वहां ये डिस्कस की थी बात कि आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड इट आल्सो बियर राइबोसोम्स. कि जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की वो कंटिन्यूस होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ. ये जो आउटर मेम्ब्रेन है ये कॉन्टिन्यूशन में है विद द, यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इसके ऊपर क्या है? राइबोसोम्स हैं. एट नंबर ऑफ प्लेसेस द न्यूक्लियर एनवेलप इज इंटरप्टेड बाय माइन्यूट पोर्स विच आर फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ इट्स टू मेम्ब्रेन्स. अब ये जो आपकी न्यूक्लियर एनवेलप है, न्यूक्लियर एनवेलप किसकी बनी हुई है? आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन की. ये जो आउटर और इनर मेम्ब्रेन्स है ये इंटरप्टेड है at certain places and that is known as the nuclear pores. Nuclear envelope is clear, nuclear pores are clear, right? These nuclear pores are the passages through which the movement of RNA and protein molecules takes place in both the directions between the nucleus and the cytoplasm. अब जो न्यूक्लियर पोर्स हैं ये क्या है? न्यूक्लियर पोर्स का फंक्शन क्या है? ये पैसेजेस हैं थ्रू विच मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस इन बोथ डायरेक्शंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. यहाँ से किस चीज की मूवमेंट हो रही है? मूवमेंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन. मूवमेंट ऑफ RNA and protein takes place through these nuclear pores. Normally there is only one, हर सेल में एक न्यूक्लियस होता है. Variation in the number of nuclei are frequently observed. कुछ सेल्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियाई भी वेरिएशंस होती हैं, न्यूक्लियाई का नंबर ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया है. मैच्योर सेल्स, कुछ मैच्योर सेल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं. उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है एरिथ्रोसाइट्स ऑफ मैमल्स. आरबीसी सेल्स जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता. एंड सीव ट्यूब सेल्स ऑफ द वेस्कुलर प्लांट्स, जो सीव ट्यूब सेल्स हैं वेस्कुलर प्लांट्स के उसमें भी न्यूक्लियस नहीं होता. द न्यूक्लियर मैट्रिक्स, जैसे सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है वैसे न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है. दैट कंटेन्स न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है, ये है न्यूक्लियोप्लाज्म. और न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या है? न्यूक्लियोलस है. न्यूक्लियोलाई आर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म. तो न्यूक्लियोलाई क्या है? स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं. ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं जो प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म में. कंटेंट ऑफ द न्यूक्लियोलस is continuous with the rest of the nucleoplasm as it is not a membrane bound nucleus. So the content of the nucleolus, जो nucleolus के contents हैं, that is ये इसके अंदर nucleolus है, ये आपके न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर, तो
तो इसके जो कंटेंट्स हैं दे आर कॉन्टिन्यूअस विद द रेस्ट ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, बाकी न्यूक्लियोप्लाज्म के साथ उसके जो कंटेंट्स हैं न्यूक्लियोलस के वो कॉन्टिन्यूशन में है। क्यों? क्योंकि ये मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर नहीं है। तो कुछ हमें जैसे सेल का साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस का न्यूक्लियोप्लाज्म, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, तो इस तरह से कुछ उसके अंदर न्यूक्लियोलाई, तो ये हम कुछ याद रखेंगे बातें। तो न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जिसमें से आरएनए प्रोटीन्स का ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। सो इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। तो यहाँ पे क्या होता है जी आपका एक्टिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियलाई आर प्रेजेंट इन सेल एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। तो क्या है ये, किस चीज़ की साइट है? फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस की। राइबोसोमल आरएनए के बारे में हमने पढ़ा था पीछे। लार्जर एंड मोर न्यूमरस न्यूक्लियोलाई, larger and more numerous nucleoli are present in the cells actively carrying out protein synthesis। ये उन सेल्स में होते हैं जो क्या करते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। So in this part we have discussed about the other organelles, mitochondria, plastids and the nucleus। So I just guess कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। These are just the overview. We will discuss each organelle one by one in other lectures. Thank you.